सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज पूरा, जो भी पिछले दो वीडियो रिलेटेड हैं, जैसे बच्चों की सामाजिक समस्याओं पर और महिला की सामाजिक समस्याओं पर रिलेटेड जो भी हम लोग लेक्चर लिए थे, उसके उसी पर जो है बेस्ट, दोनों वीडियो पर बेस्ट जो है क्वेश्चन करेंगे आज और समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा उत्पन्न करती है। ठीक है, सामाजिक समस्या जो है ऐसी एक दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। ठीक है, एक ऐसी सामाजिक समस्या क्या है कि एक चिंता का है, चिंता पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, संघर्ष पैदा करती है, निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। तो ये किसने कहा है? कहे हैं डब्ल्यू वेलेस वीवर साहब ने। ठीक है, तो डब्ल्यू वेलेस वीवर के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष, निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं लेक्चर में। बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम की सामाजिक निवास स्थानीय व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? तो बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम की सामाजिक निवास स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? तो किए हैं जेम्स ग्रे बेरिनो ने। किसने? जेम्स गेर बेरिनो ने। सामाजिक निवास स्थानिक व्याख्या जेम्स ग्रे बेरिनो ने 1977 ईस्वी में प्रस्तुत की, जिसके अनुसार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का स्वरूप उस पर्यावरण जिसमें व्यक्ति एक व्यक्ति एवं परिवार रहता है और विशेषता पर निर्भर होता है। ठीक है, जिसके अनुसार बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का स्वरूप उस पर्यावरण जिस व्यक्ति एवं परिवार पर में रहता है उस पर की इस विशेषता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि उसके वातावरण और उसके परिवार और उसके आसपास के लोगों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कहे हैं जेम्स गेर बेरिनो साहब ने। आगे बढ़ते हैं। बाल दुर्व्यवहार जो है कितने प्रकार का होता है? बाल दुर्व्यवहार जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं डी, ये सभी हैं। शारीरिक भी होता है, लैंगिक भी होता है, भावनात्मक भी होता है। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बाल दुर्व्यवहार सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक दुर्व्यवहार। ठीक है, शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक दुर्व्यवहार जो होते हैं। बाल दुर्व्यवहार का प्रमुख कारण अधिकांशतः प्रौढ़ दुर्व्यवहार करने वाले माता पिता या मालिक, ठीक है, को अपने वातावरण में अनुकूल असफलता या असमायोजन है। ठीक है, बाल दुर्व्यवहार का प्रमुख कारण क्या है कि जो प्रौढ़ दुर्व्यवहार, जो उनके माता पिता होते हैं और जो मालिक होते हैं, उनके वातावरण के अनुकूल जो है असफलता या असमायोजन है। इसकी वजह से जो क्या होते हैं, बालक का व्यवहार जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो है बी, यह है 1988 में। वर्ष 1988 में देश के उच्च बाल स्थानिक वाले 9 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1988 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के द्वारा रोजगार से हटाए गए बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों में के संचालन की परिकल्पना की गई। ठीक है, उनके जो रोजगार से हटा दिए गए थे उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की संचालन की परिकल्पना की गई। यद्यपि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को 14 अगस्त 1987 ईस्वी में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। ठीक है, 14 अगस्त 1987 को जो है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। देखिए, थोड़ा सा आपको रोक के जो है चारों ऑप्शन पढ़ लेने हैं और उसके इस बार जो है सब जो है एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। ठीक है, 5वां, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सी है 1986 में। ठीक है, कि गुरुदस्वामी समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाल श्रम निषेध अधिनियम, ठीक है, बाल श्रम निषेध अधिनियम को वर्ष 1986 में पारित किया गया। यह अधिनियम कतिपय विनिर्दिष्ट खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों को रोजगार देने के लिए प्रतिबंध
करता है, ठीक है। मतलब जो खतरनाक जगह पे ये जो है बच्चों को रोजगार देने के लिए क्या करता है, प्रतिबंध करता है। और यह 1986 में पारित किया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 6वां प्रश्न पे आते हैं, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है, तो है डी अनुच्छेद 24। संविधान में अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। 14 वर्ष से कम का बच्चा होगा तो क्या किया जाएगा, किसी बालक को कारखानों में या खानों में, ठीक है। खान मतलब कि जैसे जहाँ से कोयले खुदाई होती है, सब खुदाई होती है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, बेगार बाल श्रम आदि पर प्रतिबंध है, यही ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 23 भी है, इसी संबंधित ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, तस्करी, बेगार मैंने बलात् श्रम आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है, बच्चों के साथ जो होते हैं ये सब। बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी, तो ये है सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इसका क्या मुख्य उद्देश्य है भी ध्यान रखना है। तो बचपन बचाओ आंदोलन को एक फ्रंट लाइन एंटी ट्रैफिकिंग और गुलामी विरोधी जमीनी स्तर पर आंदोलन है। क्या है, फ्रंट लाइन एंटी ट्रैफिकिंग, जो बच्चों का क्या होता है, बच्चों को क्या तस्करी करते हैं उसके लिए, और गुलामी विरोधी जमीनी स्तर पर और बच्चों से जो है काम कराया जाता है, तो उसके खिलाफ ये वो है अभियान है इनका, जिसकी स्थापना 1980 में नोबल पुरस्कार विजेता, ध्यान रखिएगा, नोबल पुरस्कार विजेता जिसमें शांति के क्षेत्र में मिला है इनको, कैलाश सत्यार्थी ने की है, ठीक है। 1980 में नोबेल पुरस्कार विजेता शांति क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी ने की थी। यह बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है, ठीक है। बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है कौन, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कौन किया था, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी किए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सामान्य तौर पर बालकों की क्या समस्याएं मूलभूत हैं, भारत में सामान्य तौर पर बालकों की क्या समस्याएं मूलभूत हैं, तो वो है डी, देखिए, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, और उचित देख रेख न होने की समस्या है, ठीक है। भारत में सामान्य तौर पर बालकों की मूलभूत समस्या जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, उचित देख रेख, मनोरंजन की समस्या, निर्धनता इत्यादि है, ठीक है। भारत में सामान्य तौर पर बालकों की मूलभूत समस्या क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, ठीक है, और उचित देख रेख, मनोरंजन की समस्या, निर्धनता है। आगे बढ़ते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आएंगे, ठीक है। सामाजिक समस्या के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सामाजिक समस्या की सैद्धांतिक उपागम 5 प्रकार के होते हैं। सामाजिक विघटन के उपागम, सांस्कृतिक विलंबना के उपागम, मूल्य संघर्ष का उपागम, ठीक है, और व्यक्तिक विचलन का उपागम। 5वां जो है मानव शून्यता या का उपागम, मान लीजिए ऐसे एनोमी भी लिखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। फुलर और मेयर्स से कितने प्रकार की सामाजिक समस्याओं को बताया है, तो कितने प्रकार बताया है, 3 प्रकार की समस्याओं को बताया है, ठीक है। एक मिनट, फुलर और मेयर साहब के अनुसार जो है 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं। प्राकृतिक समस्याएं जिसमें बाढ़ और अकाल पड़ता है, सुधारात्मक समस्याएं जिसमें अपराध, गरीबी, मादक व्यसन, मतलब कि ये क्या होता है, ये सुधारा जा सकता है, इन समस्याओं को सुधारा जा सकता है। और नैतिक समस्याएं जिसमें जुआ और तलाक, ये सब जो है क्या है, नैतिक समस्याओं में आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी बहनों ध्यान से देखना इसको। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो यह है बी में, ठीक है, मतलब कि 2006 में। मनरेगा कार्यक्रम अधिनियम 5 सितंबर 2005 में पारित हुआ, पारित भी कब हुआ ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ कर दिया गया, 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ कर दिया गया। वर्ष 2008 के इस पूरे देश में लागू किया गया, और तथा वर्ष 2009 में मनरेगा नाम में परिवर्तित हो गया, ठीक है। पहले जो है मनरेगा का नाम क्या था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना का नाम था नरेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जो है 9 में इसका नाम जो है बदल के क्या किया गया, मनरेगा कर दिया गया, ठीक है, महात्मा गांधी जी के उन नाम पर समर्पित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? ए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, आयोग की। तो वर्ष 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। और 89वें संविधान संशोधन का नियम 2003 के द्वारा और वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है गठन किया गया, ठीक है। तो हमें राष्ट्रीय, इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रही है, ठीक है। और 65वें ये 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खाली वो पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो वो है 2009 से 10 में, ठीक है। बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है 2009 से 10 में की गई थी। इस योजना हेतु वित्तीयन केंद्र सरकार करती है। यह योजना उन संघर्षरत बच्चों के लिए है जिन्हें संरक्षण या देखभाल की जरूरत है। किसके लिए है ये? जिन्हें संरक्षण या देखभाल करने की जरूरत है। ये है एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वह है 2006 में। महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 को 26 अक्टूबर 2005 में आया था और 2006 को लागू कर दिया गया था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू कर दिया गया था। इसका उद्देश्य किसी महिला के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है। यह अधिनियम किस लिए आया था? कि महिलाओं के संवैधानिक अधिकार का और वैधानिक अधिकार का क्या किया जाए, इसमें संरक्षण किया जाए, उसका जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए। जो पारिवारिक और घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जो पारिवारिक और घरेलू हिंसा के शिकार हैं, ऐसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। किसमें? घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 में, ठीक है, लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो है 1964 में। तो के संस्थान समिति, ध्यान रखिएगा, के संस्थान समिति की सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण, जांच, निरीक्षण, परामर्श हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है। मतलब कि एक के संस्थान जो है इसकी सिफारिश किए थे, भ्रष्टाचार निवारण, जांच, निरीक्षण, परामर्श हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष सुधार गृह योजना शुरू किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष जो है सुधार गृह योजना शुरू किया गया? तो यह है सी, ठीक है, सी, मतलब कि 2002 में। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए वर्ष 2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुधार योजना का प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए 2002 में, ठीक है। यह योजना महिलाओं लड़कियों की जरूरत के अनुसार आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल के लिए व्यवस्था करती है। क्या करती है? महिलाओं लड़कियों की जरूरत के लिए अनुसार आश्रय का, मतलब रहने का, भोजन का, कपड़े का और देखभाल की व्यवस्था करती है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सुधार गृह योजना जो है किसके अंतर्गत आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत सुधार गृह योजना आता है। ये भी क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इनमें से क्या बाल अपराध के कारण नहीं है? ठीक है, तो क्या बाल अपराध के कारण नहीं है? सही समाजीकरण जो है बाल अपराध के कारण नहीं है। बाकी जो है टूटे परिवार कारण है, भावनात्मक अस्थिरता कारण है, मानसिक स्थिरता कारण है। लेकिन हमें नहीं पूछना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सही समाजीकरण, ठीक है। देखिए सब कुछ हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, उसको जाके बढ़िया से देखिए, फिर जाके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करिए। भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु के समूह में आते हैं? ठीक है, तो भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु वर्ग के समूह में आते हैं? तो ये हो जाएगा सी। किसी निश्चित आयु सीमा के नीचे जो है बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं।
भारतवर्ष में बाल अपराधी जो है 18 वर्ष के नीचे की उम्र के आयु के समूह में आते हैं। बाल अपराधी कौन होगा? जो 18 वर्ष से नीचे का होगा। लेकिन अगर जघन्य अपराध पूछ देगा, जघन्य अपराध, तो हो जाएगा 16 वर्ष। ध्यान रखिएगा, जघन्य अपराध में 16 वर्ष की बात होगी। और ऐसे अगर नॉर्मल कोई काम किया है, बाल अपराधी है, तो क्या है? 18 वर्ष के नीचे। इस चीज़ को हम कान खोल के सुन लीजिए। आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। एक बच्चे का विद्यालय में खिसक जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? तो है सी, पलायनशीलता। ठीक है, क्या है? पलायनशीलता। अब देखिए, बच्चों के बारे में पूरा डिस्कशन कर ले रहे हैं हम लोग, अब कर भी चुके हैं पिछले वीडियोज में। देखिए, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना पलायनशीलता कहलाता है। पलायन मतलब कि भाग जाना, पलायन हो जाना। हर्स्कोविट्ज़ ने अपराधों के आधार पर बाल अपराधों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया है। कितने समूहों में वर्गीकृत किया है? 6 समूहों में वर्गीकृत किया है। असाध्य क्या है? एक असाध्य है, जैसे घर से देर से आना और आज्ञा उल्लंघन करना। ठीक है, असाध्य में क्या आएगा कि बच्चा जो है घर देर से आता है और आज्ञा का उल्लंघन करता है। भगौड़ापन या पलायनशीलता, भाग जाना, वही भगौड़ापन है। घर या स्कूल से भाग जाना। चोरी, छोटी चोरी से लेकर सशस्त्र लूट तक, मार तक। छोटी चोरी मतलब कि छोटी छोटी चोरी करना, और सशस्त्र लूट मार मतलब कि किसी हथियार के साथ, जैसे लाठी, डंडा, चाकू, गन, इस सब के साथ जो है लूट मार करेगा, तो जो है वो चोरी में रखा गया है। संपत्ति का ध्वंस, जिसमें सार्वजनिक या निजी दोनों संपत्ति का सम्मिलित है। ध्वंस का मतलब है कि तोड़ फोड़ करता है। ठीक है। अच्छा, हिंसा, तो हिंसा में क्या है? हिंसा शस्त्रों के प्रयोग समाज के विरुद्ध करना। ठीक है, मतलब किसी समाज के विरुद्ध जो है शस्त्रों का प्रयोग करना, लड़ाई झगड़ा करना। यौन अपराध क्या है? समलैंगिक कामुकता से लेकर बलात्कार तक। ठीक है, मतलब कि ये तो लड़का लड़का से संबंध बना ले, लड़की लड़की से कर ले, या दूसरे से बलात्कार कर दे, ये सब जो है चीज़ें बालक जो है बाल अपराध में कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों को टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? ठीक है, तो परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो वो बनता है संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। ठीक है, देखिए, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। पारिवारिक विघटन की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संस्थानों के अभाव को दर्शाता है? किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? तो है संपूर्ण गरीबी। ठीक है, देखिए, संपूर्ण गरीबी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे अभी इसी में ऑप्शन में, और हम लोग पिछले वीडियोज में सीरीज वाले में सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक मतलब कि जो अगर कोई आदमी अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल नहीं कर पा रहा है और शारीरिक प्रकार का भी देखभाल नहीं कर पा रहा है, और उससे जो है उसके पास मूलभूत आवश्यक संसाधन नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? उसको संपूर्ण गरीबी कहा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, संपूर्ण गरीबी में क्या आएगा? भोजन आएगा, सुरक्षित पेयजल आएगा, स्वच्छता सुविधाएं आएगी, स्वास्थ्य आएगा, आश्रय आएगा, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव को की विशेषता को वाली स्थिति है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा कि अगर उसके पास भोजन नहीं होगा, सुरक्षित पेयजल नहीं होगा, स्वच्छता सुविधाएं नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानव जरूरतें नहीं होंगी, तो क्या है? वो आदमी जो है गरीबी मतलब संपूर्ण गरीबी की लाइन में जी रहा है। यह न केवल आय बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर भी निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं 22 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? ठीक है, भारत में निर्धनता का कारण कौन है? तो ये सभी हैं। प्राकृतिक संसाधन की कमी भी है, बिल्कुल कमी है। प्राकृतिक विपत्तियां भी आती रहती हैं, और कृषि का पिछड़ापन। कृषि में क्या है? जो विकसित देश जो है 1 बीघा में पैदा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? 10 बीघा में पैदा करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो भारतीय में निर्धनता के निम्नलिखित कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, बिल्कुल है। प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती हैं, भूकंप आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है। कृषि का पिछड़ापन है, जो है हम लोग टेक्निकली रूप से कृषि में क्या है? पिछड़े हैं। जनअधिक के मतलब कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है और संसाधन बहुत कम है। उच्च निरक्षरता है, मतलब कि शिक्षितों की बहुत ज़्यादा कमी है उच्च शिक्षा में खास तौर से। और बेरोजगारी है, रोजगार की बहुत कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
23 पे आते हैं। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति किसे परिभाषित करती है? तो यह सी, गरीबी रेखा को। ठीक है, गरीबी रेखा को परिभाषित। वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया। ठीक है, वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसको परिभाषित किया? गरीबी रेखा को परिभाषित किया। गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जिसको कहते हैं कि लोगों के आकलन में उनका व्यापक योगदान है, किसका? सुरेश तेंदुलकर समिति का। आगे बढ़ते हैं। जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है, तो क्या है? डी। ठीक है, क्या है? डी, जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण और जेंडर अनुपालन। ठीक है, जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। जेंडर क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। इसका संबंध पुरुषोचित, स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। किसके है? पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं से है। जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण और जेंडर अनुपालन अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनको मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ उनको तो बिल्कुल आपको याद रखना, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है, ये सब आप लोग सिंपल रीजनिंग से कर सकते हैं। तो ये है, देखिए, लिंग संबंधी असमानता पूछ रहा है। ठीक है, तो लिंग संबंधी असमानता कानूनी व्यवस्था में थोड़े आएगा, नहीं की बात कर रहा है। तो आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और वैवाहिक व्यवस्था, सारा सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब वीडियो जो है पिछले लेक्चर में जाके देखिए। आर्थिक मतलब कि क्या कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा लिंग संबंधी असमानता नहीं है? तो क्या है? वो कानूनी व्यवस्था नहीं है। बाकी पारिवारिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है और वैवाहिक व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किसने किया है? तो वो कौन किए हैं? ये किए हैं राम आहूजा साहब किए हैं। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत कौन किया है? राम आहूजा ने किया है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं होती हैं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक क्या होता है? दुर्व्यवहार होता है, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, भ्रूण हत्या आदि शामिल है। किसमें? घरेलू हिंसा में क्या शामिल है? दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण और भ्रूण हत्याओं में शामिल है। अच्छा, यौन शोषण क्या है? देखिए, अगर पत्नी का मन नहीं है संबंध बनाने का, तो आप संबंध नहीं बना सकते हैं। ये भी एक बार ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। ठीक है, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? ठीक है, भारत में नारी विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? ये है 1976 में। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति 1976 में बनाई गई। ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब आई थी? तो 1976 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन को सिंपल रीजनिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? तो ये है देश में विलासिता। देखिए, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन होगा तो तलाक थोड़े होगा। ठीक है, वैवाहिक जुड़ों की अपरिपक्वता, अशिक्षा। देखिए, भारत में बढ़ते तलाक का कारण क्या है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबनता। अब पहले भारत मुक्त दर्शक नहीं रहा, जरूरत पड़ने पर वह अपनी आवाज़ उठाती हैं। ठीक है, भारत में बढ़ने वाले तलाक के कारण क्या है? तो महिलाओं की आर्थिक क्षमता, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता और शिक्षा। निम्नलिखित में से ठीक है। देखिए, महिलाएं पहले क्या थी? महिलाएं जो है डिपेंडेंट रहती थी किस पे? पति पे। तो जो भी पति करता था उसके हिसाब से जो है चलती थी। लेकिन अब महिलाएं क्या हो गई हैं? ये ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, महिलाएं क्या हो गई हैं? आर्थिक स्वावलंबन हो गई। मतलब कि अगर वह अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी जो है देखभाल, अपना पोषण कर सकती हैं, तो क्या क्या है? वो जो है अपना किसी का जो है दबाव नहीं सहेंगी। इस जो है ये भी एक तलाक का मुख्य कारण बन रहा है। ठीक है, लेकिन तलाक को आप गलत नज़रिए से मत देखिए। अगर घरेलू हिंसा हो रहा है महिला के साथ, तो तलाक लेना जो है अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है,
कब तक जो है कोई महिला उत्पीड़न सहेगी, ठीक है, उसका भी तो एक भविष्य है, उसका भी तो एक जीवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29वां पे आते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो है इसका जो है आंसर होगा, क्या होगा वो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 21 जनवरी 1992 को में राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 के तहत किया गया था, ठीक है। अधिनियम का कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था? 1990 वाले अधिनियम के तहत हुआ था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है? महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है? मतलब कि पितृसत्तात्मक मतलब क्या? जिसमें पुरुष प्रधान होगा, पुरुष जो है सत्ता को नियंत्रण करेगा, पुरुष जो है परिवार में क्या होगा, सर्वे सर्वा होगा, तो क्या करेगा, और पुरुषों को दी गई शक्तियाँ जो है समस्या का मूल कारण है, ठीक है। मतलब कि ऐसे जो है महिलाओं को उत्पीड़न करने वाला पितृसत्तात्मक समाज को कौन सार्वभौमिक कारण बताया है? तो कौन बताया है बताइए? हो जाएगा अतिवादी नारीवाद। कौन है ये? अतिवादी नारीवाद सिद्धांत है। देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों का बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को महिलावाद या नारीवाद का नाम दिया गया था, ठीक है। कि मतलब हमको जो जितना पुरुष का अधिकार है उतना किसको अधिकार होगा? उतना महिलाओं को भी अधिकार होगा। नारीवाद को मोटे रूप में 3 रूपों में व्याख्या की गई है: उदारवादी, मार्क्सवादी और रेडिकल, मतलब कि अतिवादी। अतिवादी नारीवाद के अनुसार लिंग असमानता न तो अज्ञान तथा स्वतंत्रता के अभाव के कारण है और न ही पूंजीवाद के कारण है, ठीक है। इनको वो जो है कारण नहीं बताते हैं, अपितु यह जो है पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है, ठीक है। क्या है कि पुरुष प्रधान जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण बताते हैं। कौन? ये जो अतिवादी हैं या रेडिकल वाले हैं, रेडिकलवाद मतलब कहते हैं कि प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण जो है सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। जो है पितृसत्तात्मक जो है व्यवस्था क्या है, इसका कारण, मुख्य कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी इंपॉर्टेंट बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो है 2006 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये केंद्र सरकार चलाती है, ठीक है। और इस योजना के तहत देश के पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति को, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली लड़कियों को क्या दी जाती है? मुफ्त शिक्षा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो अगला प्रश्न आ रहा है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे कि यह योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? महिला का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से, ठीक है। इंदिरा महिला योजना के नाम से 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था। बाद में इसका योजना का नाम क्या बंद कर दिया गया? स्वयं सिद्ध योजना। क्या? स्वयं सिद्ध योजना है। पहले इंदिरा के नाम योजना के नाम से आया था, इंदिरा महिला योजना के नाम से। बाद में जो है इसका नाम जो है स्वयं सिद्ध योजना हो गया। यह महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु समन्वित परियोजना बनाता है। सशक्त कब होगी महिला? जब शिक्षित होगी, जब उसको संपत्ति, उसके पास संपत्ति होगा, और क्या होगा? उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में इस सरकार की योजना है। यह किस उद्देश्य से आई है? तो यह आई है मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब जो है जितने भी योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए योजना आई है। तो यह है जननी सुरक्षा योजना, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जननी सुरक्षा योजना जो है किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका प्रारंभ जो है 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ एवं मतलब माता एवं नवजात मतलब नए जन्मे जो बच्चे हैं उनकी शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना जो है जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। जितनी योजनाएं हैं मुख्य सब पे मैं इंपॉर्टेंट टिक मार रहा हूँ, सारा आप लोगों को रट लेना है, ठीक है। नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? ठीक है, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? तो है
ओकेल साहब ने नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण ओकेल ने सुझाए हैं। ये हैं क्या? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, ठीक है, गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति और परिवार की समाप्ति, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है तो इस पर ध्यान देते हैं। अच्छा एक मिनट, ऊपर था ये जो है डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। महिला और संघर्ष, महिला और संघर्ष कौन किसका है? ये संघर्ष चौधरी का। महिला और नातेदारी लीला दुबे। लैंगिक असमानता और कानून फ्लेविया एंगनेस। और जो है इसका जो है ये कौन है? लिंग और भूमिका अधिकार कौन किसका वो है? क्या है? बीना अग्रवाल जी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक के मतानुसार स्त्रियों के रोजगार से संबंधित अधिनियमों को कौन सा उपबंध व्यवसाय में उसके प्रवेश को अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करता है, ठीक है। कौन सा उपबंध में व्यवसाय में उनके प्रवेश को कौन अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करता है? तो कौन करता है? लगभग सभी करते हैं। कार्य के नियत घंटे, ठीक है। सुरक्षा और रक्षा, ज़्यादा श्रम में साध्य नौकरियाँ। देखिए कह रहा है, कहने का मतलब है कि कौन सी चीज़ें जो है उनको जो है प्रवेश करने से रोकती है कि ये काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है, अच्छी जगह पे, ऑफिस में, कारखानों में, इन सब में। तो कार्य के नियत घंटे, अगर ज़्यादा घंटे हैं तो घर वाले मना करते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा घंटे नहीं काम करोगे तुम, घर भी देखना है। सुरक्षा और रक्षा मतलब कहते हैं कि अगर वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था अच्छा नहीं है, जो है क्या बोलते हैं, छेड़खानी का डर है, इस सब का डर है। और ज़्यादा श्रम साध्य नौकरियाँ, अगर बहुत ज़्यादा कठिन श्रम वाले हैं तो वहाँ भी लोग नौकरियों करने के लिए क्या करते हैं? रोकते हैं घर वाले। ये सब देखिए, स्त्रियों के रोजगार से संबंधित अधिनियमों के निम्न उपबंध व्यवसाय में उनके प्रवेश को अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करता है। कौन करता है? कार्य के नियत घंटे, सुरक्षा और रक्षा, और ज़्यादा श्रम की साध्य नौकरियाँ। ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए, किस संविधान के संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। किस अधिनियम के तहत, ठीक है, सॉरी किस संविधान संशोधन के तहत? तो वह है 73वें संशोधन के तहत। कब हुआ था ये? 1992 में हुआ था। द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 1/3 का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह जो है संशोधन 34 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब हुआ? यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? बी 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम जो है इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम का द्वारा दहेज लेना और देना, दोनों देना प्रतिबंध कर दिया गया था। बाद में अधिनियम को दूर कर दहेज रोक संशोधन कानून 1984 को और 2 अक्टूबर 1985 को लागू कर दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया इसमें, फिर जो है 1984 में 85 में फिर से क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया 1900। लेकिन मेन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 1961 वाला, ठीक है। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने की क्रिया पर 5 वर्ष कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना, 5 वर्ष तक का कैद, ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तक का कैद और 15,000 रुपये जुर्माना का व्यवस्था किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है, ठीक है। देखिए आपसे निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। हम आपके साथ बने हैं, बने रहेंगे। कब तक? जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, और बिल्कुल अच्छा करेंगे, एकदम जोश के साथ करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष प्रचलित हुआ था? तो हुआ था 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग जो है किस वर्ष प्रचलित हुआ था? राष्ट्रीय बाल आयोग जो है वर्ष 2007 में अपना काम शुरू किया था। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय संवैधानिक निकाय संसद के द्वारा यह अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय आयोग भारत संवैधानिक निकाय, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में कई उत्तर बन जा रहे हैं, ठीक है। स्त्रियों और कन्याओं की अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था बताइए? ये एक मिनट, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों और कन्याओं को अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों और तथा कन्याओं के अनैतिक व्यापार। देखिए पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़कियों को जो है
एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य जो है वेश्यावृत्ति के लिए चोरी करके खरीद के ट्रांसपोर्ट किया जाता था, उसको रोकने के लिए सरकार ने ये अधिनियम लाई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, विज्ञापन में महिलाओं के भद्दे और भौरे प्रदर्शनों को रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम जो है 1986 में बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोषी व्यक्तियों को 2000 रुपया जुर्माना और 2 वर्ष के कारावास तक का दंड प्रावधान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है जनवरी 1992 में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया, पहली बार कब मनाया था, 8 मार्च को, भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है, नहीं की बात हो रही है, बाकी सब हैं, ये जो है नहीं है, बाकी ये है। ठीक है, देखिए, महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा, समीक्षा मतलब कि जांच करना। ठीक है, यदि सूचना दी जाए तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। आगे बढ़ते हैं, ये महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, ये देखिए, महिलाओं से संबंधित मामलों में के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण जो है ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं करता, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 ईस्वी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से लड़ने के लिए किया गया था। क्या किया गया था, जो बताया ना कि अधिकारों को लड़ता है, ये आंकड़ा उकड़ा नहीं इकट्ठा करता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है, 1992 में महिलाओं पर अत्याचार से लड़ने के लिए किया गया था। आयोग का मुख्य कार्य जो है पूछताछ, जांच, रिपोर्ट की प्रस्तुति, सिफारिश करना, शिकायतों का निवारण को सुगम बनाना है। क्या करना है, पूछताछ करना है, जांच करना है, रिपोर्ट की प्रस्तुति करना है, सिफारिश करना है, शिकायतों का निवारण करना है, को सुगम बनाना है, और महिलाओं संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह भी देना है कि सरकार जो है गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाए, ये करे वो करे। ठीक है, सलाह दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, तो यह है सी, मध्यकालीन युग को। मध्यकालीन युग में स्त्री की स्थिति दयनीय थी, बहुत दयनीय थी, बिल्कुल। इतिहास जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ पता चलेगा। इस युग में पर्दा प्रथा, बाल विवाह के बढ़ावा मिलना, विधवाओं को पुनर्विवाह के समाप्त हो गया था और सती प्रथा को बढ़ावा मिल गया था, परंतु स्त्रियों की संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, मतलब मध्यकालीन युग में क्या हुआ था, पर्दा प्रथा, बाल विवाह को बढ़ावा मिला, विधवाओं का जो है पुनर्विवाह समाप्त हो गया, और सती प्रथा, जिंदे जलाया जाता था। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं थी। कहते थे कि तुम जिंदे जलोगी, मतलब अगर उसका पति मर गया तो उसको जिंदे जलाया जाता था। उस समय औरतें क्या करती थी, जहर खा के मर जाती थी कि जिंदे जलने से अच्छा है कि जहर खा के मर जाओ। ठीक है, और मरने के बाद क्या करती थी, उनकी चिता पर साथ में जला दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही गंदा सिस्टम था, और उन महान नेताओं को मैं तो सलाम करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब आई थी, तो भारत में महिलाओं को सशक्त मतलब कि मजबूत बनाने के लिए कब महिला नीति आई थी, इंपॉर्टेंट है भैया, तो आई थी 2001 में। ठीक है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हेतु महिला नीति कब आई थी, 2001 में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। महिला बच्चों शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूह के केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, मतलब कि ये दिव्यांगों की बात हो रही है, तो कब हुई थी, 19 मतलब कि अगस्त 1953 को हुई थी। ठीक है, देखिए, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से अगस्त 1953 में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों की तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो आया था 2013 में। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, कार्यस्थल मतलब कि कोई ऑफिस में काम कर रही है महिला, उसके साथ अगर उत्पीड़न होता है तो उसको रोकथाम के लिए निषेध एवं निवारण अधिनियम जो है 2013 में अस्तित्व में आया था। इसके अंतर्गत महिला निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, जैसे शारीरिक संपर्क और अग्रगमन। ठीक है, शारीरिक संपर्क करते हैं, ठीक है, तो वही हो सकता है। लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना है। ठीक है, लैंगिक की अनुकूलता की मांग करना या अनुरोध करना, लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियाँ करना, अभद्र टिप्पणी करना, अश्लील साहित्य को दिखाना, किसी अश्लील चीज़ को दिखाना,
लैंगिक प्रकृति की कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक और मौखिक रूप से अमौखिक आचरण करना। क्या करना? जो है कोई लैंगिक तरीके से कोई ऐसा व्यवहार करना जिससे जो है क्या होता है, उसको भद्दा लगे, बुरा लगे, तो क्या हो सकता है, उस पर आपको कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित की गई विभिन्न कानूनों का सही क्रम कौन सा है? डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। देखिए, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों का सही क्रम है। देखिए, हिंदू अधिकार अधिनियम कब आया था? याद कर लीजिए सब सन को, 1956 में आया था। पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, तो इनका सन याद कर लीजिए। देखिए, इन सालों पर मैं इंपॉर्टेंट टिक लगा दिया हूँ, और इन सब चीज़ों को जो है आपको क्या करते चलना है, बिल्कुल सन के साथ कानून को जो है याद कर लेना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आते हैं। भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था 1971 में। कल एक टॉपिक रह गया था बाल अपराध सुधार वाले में, कि कैसे उनको सुधारा जाए। तो ठीक है, 2 टॉपिक रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बस 5 मिनट का काम है। मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार। क्या है कि मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार करके जो है बाल अपराध को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। इसमें बालकों को मनो अभियान, क्रीड़ा शिक्षा देकर, ठीक है, उनके मनो को अभियान मतलब कि देकर, क्रीड़ा मतलब कि खेल से संबंधित शिक्षा देकर सामूहिक बालकों को एकत्र करके अपराध पर रोकने का प्रयास करना शामिल है। ठीक है, मतलब कि सामूहिक रूप से क्या किया, उनको खेल के द्वारा शिक्षित किया जाए। ठीक है, और अभिनय मतलब कि ड्रामा करके, अभिनय करके जो है उनको शिक्षित किया जाए। उनकी मनोवृत्ति की पूर्ण जांच करना। ठीक है, उनकी मनोभावना का क्या करना, पूर्ण रूप से जांच करना कि यह बालक जो है किस मनोवृत्ति से गुजर रहा है, और उस हिसाब से उन पर क्या करना, काम करना। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक चिकित्सा इत्यादि के आधार पर उपचार किया जाना। ठीक है, व्यावसायिक चिकित्सा इत्यादि के आधार पर क्या किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, और धीरे धीरे अपराध को छूट जाता है उनका। धीरे धीरे करने का मतलब कि उपचार के द्वारा धीरे धीरे उनके अपराध को छुड़ाया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त रुचिकर ढंग से शिक्षा देकर बाल अपराध को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, रुचिकर ढंग से मतलब क्या, कि जिसमें बालक रुचि ले, अगर रुचि लेगा तभी तो सीखेगा। ठीक है, जैसे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा दिया जाता है कि बालक को जो है रुचिकर ढंग से पढ़ाया जाए, कि जब बालक जो है एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़े, क्योंकि शुरू में बालक बड़ा भागता है पढ़ाई लिखाई से, घर से आना ही नहीं चाहता है। अगर आप रुचिकर ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बालक और बोर होगा और आना ही नहीं चाहेगा, बालक हो चाहे बालिका हो। ठीक है, तो अब देखिए, बाल मजदूरी रोकने के लिए काम करने वाले प्रमुख गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन मतलब क्या, कि NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये गैर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन नहीं है। तो देखिए, बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी जी वाला, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, प्रथम संगठन है, तलाश एसोसिएशन है, चाइल्ड फंड है, राइड है, और चाइल्ड राइट एंड यू है। ये सब क्या करते हैं, मतलब जिसका क्या है, क्राई है। तो ये भी आ सकता है, क्राई का फुल फॉर्म बताइए। तो चाइल्ड राइट एंड यू, ये सब क्या ऐसे संस्थान हैं जो गैर सरकारी संगठन है, NGO हैं, और ये क्या करती हैं, बाल मजदूरी को रोकने के लिए काम करने वाली प्रमुख संस्थाएं हैं। बाल मजदूरी कब 14 से नीचे, 14 वर्ष से नीचे के जो भी बालक काम करते हैं उनको रोकने के लिए ये आंदोलन जो है, ये संगठन काम करती है। ठीक है, बाल मजदूरी को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पत्थर और स्लेट उद्योग। पत्थर में क्या होता है, पत्थर तोड़ना होता है, स्लेट बनाना होता है तोड़ तोड़ के, या उनको जो है घिसाई कर करके, तो उसमें सिलिकोसिस होता है। ये फेफड़े का रोग है, सिलिकोसिस अंदर चला जाता है। चूड़ी उद्योग में क्या होता है, चर्म रोग, चर्म रोग मतलब कि चमड़े का रोग हो जाता है। ताप आघात, कंजक्टिव और श्वास रोग मतलब कि सांस लेने में समस्याएं हो जाती है। ठीक है, जरी का काम होता है, कढ़ाई काम में क्या होता है, बहुत ही कठिन काम होता है, आंखों पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका, तो आंखें क्या होती है, खराब हो जाती है, और अंधापन आ जाता है जरी और काम में। ठीक है, हथकरघा उद्योग में क्या होता है, दमा होता है, TB होता है, रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है। ठीक है, हथकरघा उद्योग में क्या हो जाएगा, जो है क्या बोलते हैं, जो रुई का जो धूल का कण होगा वो अंदर चला जाएगा, उसमें दमा, TB, रीढ़ की हड्डी की बीमारी आ जाती है। बीड़ी उद्योग में क्या होता है, बीड़ी उद्योग में भी TB, श्वास की संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माचिस उद्योग में क्या होता है, दुर्घटना होने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं। शीशा उद्योग में क्या होता है, दमा, श्वास संबंधी रोग होने का पूरा संभावना होता है। ईंट भट्ठा उद्योग में क्या होता है, सिलिकोसिस, TB और श्वास संबंधी रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
किशोर अपराध अधिनियम में क्या हुआ है ये देखिए, पढ़ लीजिए। जघन्य अपराध में क्या होगा, धारा 233 में है, ठीक है। जघन्य अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध, अगर मैं कोई बालक जो है अपराध करता है जघन्य अपराध, जिसके अंतर्गत न्यूनतम दंड 7 वर्ष या उससे अधिक है, ठीक है। गंभीर अपराध के अंतर्गत क्या है, 254 में, धारा 254 में है। देखिए ये सब जो है, बालक अगर ऐसा अपराध करता है, गंभीर अपराध करता है, तो उसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो है, जिसके लिए दंड 3 से 7 वर्ष के बीच का कारावास है। 3 से 7 वर्ष में देखिए आप आएगा कि गंभीर अपराध में कितने का दंड है, तो 3 से 7 वर्ष का है। जघन्य में कितने है, 7 वर्ष या उस ऊपर का है। और छोटे मोटे अपराधों में क्या है, छोटे मोटे अपराधों में क्या बताइए, छोटे अपराधों में है कि इसके अंतर्गत अपराध आते हैं जिनके लिए दंड 3 वर्ष तक का कारावास होता है, ठीक है। बहुत बहनों को लग रहा होगा अरे ये सब धारा याद करना कैसे कठिन, कितना कठिन है। देखिए जब आप LLB करते हैं ना, तो इतना धारा याद करना पड़ता है, इतना धारा याद करना पड़ता है कि लोग जो है पागल हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको जिस प्रोफेशन में है आपको याद तो करना पड़ेगा। इसी प्रकार नौकरी पक्की करनी है तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं, धारा याद करनी पड़ती है, अनुच्छेद याद करने पड़ते हैं, सन याद करना पड़ता है। इससे आप बच नहीं सकती हैं। मेहनत करिए, जोर ला के मेहनत करिए, बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।